देखो, इससे पहले हम लोगों ने मुस्लिम लॉ से संबंधित विधि में तलाक और निकाह से संबंधित सामान्य प्रावधान देख लिए थे। अब हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम को देखेंगे और इसमें खासकर दत्तक ग्रहण संबंधित विधि को देखेंगे एडॉप्शन से। तो पहले देख लीजिए, एक्ट है 21 दिसंबर 1956 का, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसकी देखिए 21/12/1956 और इसका एक्ट नंबर 78 है और इसके सेक्शन 6 से लेकर 17 तक दत्तक से संबंधित प्रावधान हैं, उनको देखा जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो दत्तक ग्रहण का मुख्य उद्देश्य है, असल में ये धार्मिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है कि हिंदुओं में 3 प्रकार के ऋण दिखाई पड़ते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। जो देव ऋण है वो आप हवन इत्यादि करके डिस्चार्ज करते हैं, पालन करते हैं। ऋषि ऋण जो है आप वेदों का अध्ययन करके करते हैं। पितृ ऋण जो है जब पुत्र के जन्म होता है उससे उसको डिस्चार्ज किया जाता है। तो पुत्र का होना हिंदू धर्म में आध्यात्मिक रूप से मान्यता है। तो पुत्र के अनिवार्यता की वजह से ही जो एडॉप्शन एक्ट है, जो इसके संबंधित जो शास्त्रीय विधि है उसको छोड़ देते हैं, सीधे जो एडॉप्शन एक्ट है वो इस बात को बताता है कि जब किसी व्यक्ति के पास पुत्र अथवा पुत्री नहीं है तो वो दत्तक के द्वारा ग्रहण करते हुए पुत्र और पुत्री को प्राप्त कर सकता है। तो इससे संबंधित प्रावधान देखिए, सीधे प्रावधान देखिए सेक्शन 6 में आकर, सेक्शन 6 में आएंगे तो उसमें 1 2 3 4 क्लासेस दिए गए हैं। तो सेक्शन 6 की जो पहली ही हेडिंग है, क्योंकि धारा 5 ऊपर स्पष्ट कर देती है कि जो भी दत्तक ग्रहण होंगे इस अधिनियम के अंतर्गत ही किए जाएंगे। तो इसका मतलब धारा 6 है यहाँ पर, वो क्या कैसे स्पष्ट करेगी आप दत्तक ग्रहण कैसे ले सकेंगे। तो उस धारा 6(1) का जो अवलोकन करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हु में टेक, कौन दत्तक ग्रहण ले सकता है। अगर आप देखेंगे तो आपको जवाब, क्वेश्चन देखिए बेलाइट में, कौन ले सकता है, यानी आपके ना सन है ना डॉटर है, इनमें से जो भी लेना चाहते हैं सन डॉटर, कौन दत्तक ग्रहण में ले सकता है, हु में टेक। तो जवाब मिलता है जो ऐसा करने की कैपेसिटी और राइट, अधिकार रखता है। कौन व्यक्ति दत्तक ग्रहण कर सकता है, जो कि ऐसा करने का क्षमता यानी कैपेसिटी रखता हो और या ऐसा करने का अधिकार रखता हो, राइट रखता हो। तो सबसे पहले देखिए कैपेसिटी की बात करते हैं कि कौन ले सकता है। तो आप जवाब देंगे कौन ले सकता है, तो आप कहेंगे मेल ले सकता है, पुरुष ले सकता है। कौन ले सकता है, आप कहेंगे फीमेल ले सकती है। तो अब इसकी क्षमता बताइए, तो सेक्शन 7 और महिला के लिए सेक्शन 8। तो सीधे आपको कवर होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करिए कि 6 सिर्फ इसी बात को बता रहा है कि कौन दत्तक ग्रहण ले सकेंगे, दे सकेंगे, किसे दिया जा सकेगा। लेकिन जो इसकी पहला कॉलम है वो इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि हु में टेक, कौन ले सकेगा, का जो कैपेसिटी रखता हो और जो अधिकार रखता हो। तो अधिकार की बात हम सेक्शन 10 में लेके 11 में लेके चलेंगे आगे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि कौन दत्तक ग्रहण में ले सकता है। तो जवाब मिलेगा मेल और फीमेल। तो मेल की क्षमता 7 में दी गई है और फीमेल की 8 में। तो पहले इनको देख लेते हैं। तो कौन ले सकता है, मेल ले सकेगा। तो मेल में देखिए कैसे, या तो वो अनमैरिड है तो भी ले सकता है, अगर मैरिड है तो 2 चीज़ें हैं उसके लिए, या तो वो
अपनी वाइफ के साथ रहता है, दोनों साथ हैं, या मैरिज डिसॉल्व हो चुकी है यानी वाइफ की डेथ हो चुकी है, या डिवोर्स हो चुका है। 3 कैपेसिटी है उसकी मेल की, या तो अनमैरिड है तो भी ले सकता है, विडोअर है तो भी ले सकता है, अगर वाइफ के साथ है तो भी ले सकता है। तो तीनों जो पहली कंडीशन है, जहाँ अनमैरिड है, जहाँ डिवोर्स हो चुका है, पत्नी से पृथक हो चुका है, और जहाँ पर विडोअर है, पत्नी की मृत्यु हो गई, उन तीनों अवस्थाओं को छोड़ दिया जाए। तो ये जो अवस्था है, जब वो पत्नी के साथ रहता है तब वो एडॉप्शन कैसे लेगा, बस यहाँ पर एक कॉलम लगा हुआ है, पत्नी की सहमति। ये अनिवार्य है, विद द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। तो कोई भी एडॉप्शन लिया जा सकेगा, मेल लीजिए, बिल्कुल आप लीजिए। अनमैरिड है तो कंसेंट की बात नहीं, विडोवर है कंसेंट की बात नहीं, सेपरेशन मतलब डिवोर्स हो गया तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अगर जहाँ पर वाइफ के साथ हैं तो वहाँ पत्नी की सहमति आवश्यक होगी। और यहीं पर एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, अगर उसकी 1 से अधिक पत्नियाँ हैं तो क्वेश्चन यहाँ बनेगा, फिर क्या सबकी कंसेंट आवश्यक होगी या किसी एक की या किसी 2 की? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ऑल द, इसमें सभी की सहमति आवश्यक होगी, सभी की सहमति आवश्यक होगी। पहला जो पुरुष ले सकता है उसकी क्षमता 7 में दी गई, फिर उसके लिए पत्नी की सहमति से ही ले सकेगा, और सभी पत्नियों की सहमति आवश्यक होगी। इसका रीज़न ये है कि जब हस्बैंड और वाइफ रह रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर ये संतान इनके ना हो तो इनकी प्रॉपर्टी का जो राइट है वो सीधे इनमें डिवोल्व हो जाएगा। तो अगर पत्नी कभी कभी स्वार्थी निकला, इंटरेस्ट अगर ना दे सहमति, तो फिर बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये भी बड़ी विचित्र पहलू है इसका। तो सहमति को अनिवार्य यहाँ पर बनाया गया उसके इंटरेस्ट की, अगर सहमति दे देगी तब तो ले सकते। फिर दूसरा, अब यहाँ पर एक और चीज़ पड़ेगी, 1 2 3, ये एक्सेप्शन क्रिएट करने जा रहा है। सहमति कब जरूरी नहीं होगी, पत्नी की सहमति कब जरूरी नहीं होगी, बिल्कुल इसको 3 इसको कहते हैं डिसेबिलिटीज़। डिसएबिलिटीज़ यानी निर्योग्यता। अगर सहमति आपको लेनी पत्नी की है और पत्नी ही निर्योग्य हो जाए तो आपको सहमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सवाल पूछा था कब सहमति आवश्यक नहीं होगी, सीधा जवाब ये एक्ट है हिंदू एडॉप्शन। तो हिंदू ही ना रह जाए, हिंदू ही ना रह जाए यानी सीजेस टू बी अ हिंदू, यानी हिंदू नहीं रह गई है, खत्म। दूसरा, अब ये कह रहा है कि रिनाउंसमेंट ऑफ वर्ड। अब आप अंतिम रूप से संसार का परित्याग कर दें, रिनाउंसमेंट ऑफ वर्ड, अगर पत्नी ने अंतिम रूप से संसार का परित्याग कर दिया है तो फिर उसकी सहमति आवश्यक नहीं। तीसरा, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने सक्षम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है क्या कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, पत्नी को सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया गया। सक्षम न्यायालय है तो 3 क्या चीज़ें आ गई, डिसएबिलिटीज यानी निर्योग्यता। तो अगर पत्नी की सहमति किससे कास्ट हो गई, देखिए पत्नी की सहमति किससे कास्ट हो रही है, इन 3 तरीकों। अगर ये 3 चीज़ें उत्पन्न हो गई हैं तो सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए इस पर बस ऑब्जेक्टिव में जब जाना है तो फोकस कौन ले सकता है, मेल ले सकता है। तो अगर पत्नी के साथ रह सकता है तब उसकी क्या कंसेंट की आवश्यकता होगी, सभी पत्नियों की आवश्यकता होगी सहमत की। और सहमत की आवश्यकता कब नहीं होगी, जबकि पति एक्ट हिंदू है, पत्नी हिंदू ना रह गई हो, वो पत्नी जो है रिनाउंसमेंट ऑफ वर्ड संसार का परित्याग कर दिया हो, या फिर तीसरी चीज़ें कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे डिक्लेयर घोषित कर दिया है अनसाउंड हो गए हो, पागलपन। अब पागलपन वर्ड नहीं है यूज़ करते हैं यहाँ पर, वर्ड यूज़ किया है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, विकृत चित्त घोषित कर दिया है। तो ये पहला क्लास हो गया इसमें। तो कौन ले सकता है, मैं तो पहले आ गया मेल। तो मेल को आपने 7 में बता दिया, उसकी कैपेसिटी बता दी। अब आ गई फीमेल। फीमेल के लिए 2010 के अमेंडमेंट से पहले बहुत सी चीज़ें चेंज थी, लेकिन
जो अभी अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है उसके अनुसार ही हम लोग चलते हैं। जो 2010 में अमेंडमेंट हो चुका है उसके अनुसार फीमेल की जो क्षमता है, तो देखिए जैसे फीमेल है तो फिर ठीक वही चीज़ें यहाँ कॉमन हो जाएंगी। अगर वो अनमैरिड है तो भी ले सकती, और अगर मैरिड है और हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, विडो है, तो भी ले सकती है। लेकिन ठीक वही चीज़ यहाँ पर आ गई, अगर वो हस्बैंड के साथ में रह रही है, दोनों साथ रह रहे हैं, तो ठीक पहले जो स्थिति थी पुरुष में वो हम उसको रिपीट करेंगे। लेकिन ये अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब स्थिति भिन्न थी, तब पत्नी जो थी पति की सहमत से भी नहीं ले सकती, तो अब उसमें अमेंड कर दिया, कोई मतलब नहीं। अब जैसे इक्वल कर दिया, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा था, इस पर केस ला डिसाइड हुए, बाद में अमेंड हुआ है। तो अब यहाँ पर जो याद रखना है वो केवल इतना है, अनमैरिड है कोई दिक्कत नहीं, कंसेंट जरूरत नहीं, विडो हो गई है तो भी कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर जो हस्बैंड के साथ में रह रही है तब सहमति आवश्यक होगी। अगर पति सहमति दे देगा तो वो यानी इक्वल फुटेज पे दोनों को ला दिया। फिर वो सहमति कब आवश्यक नहीं होगी, ठीक वही 1, 2, 3 जो कंडीशन हमने पत्नी की सहमति के लगाई थी, अब वही हम पति की सहमति लगा देंगे। पति हिंदू ना रहेगा, पति ने रिनाउंसमेंट ऑफ वर्ड संसार का परित्याग कर दिया, पति ने को न्यायालय ने, सक्षम न्यायालय ने अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया, तो वही कंडीशन जो पहले थी ठीक वही अप्लाई हो जाएगी, और तब पत्नी अपने पति के सहमति के बिना भी दत्तक में बच्चे को ग्रहण कर सकेगी। ठीक, 2 हो गई। तो जो आपने 6 का रोमन 1 पढ़ा, हु मे टेक, कौन ले सकता है, तो आपने देखा था जो राइट एंड कैपेसिटी रखता हो। अब देखिए जैसे इसका इसी का 2 देखिए, अब आपको मिलेगा हु मे गिव, कौन दे सकेगा। देखिए पढ़िए इसकी लाइन, कौन दे सकेगा, तो देखिए वहाँ राइट या कैपेसिटी में से कौन सा वर्ड यूज किया है कौन दे सकेगा, तो जो ऐसी क्षमता रखता हो। राइट शब्द का प्रयोग किया है कि नहीं, देखिए जैसे और से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर दोनों सेक्शन में। सेक्शन जो 8 की लैंग्वेज है वो सारी 9 की, यहाँ देखिए कौन गया, हु मे गिव, तो कौन दे सकेगा, तो ये सेक्शन 9 में आ जाएगा, कौन दे सकेगा। तो क्या वर्ड यूज किया है, तो ये बात नहीं की, कौन दे सकेगा, जो ऐसा देने की क्षमता रखता हो। लेकिन लेने वाले शब्द में बोला था जो ऐसा राइट प्लस कैपेसिटी रखता हो, तो इसकी बात अभी हम लोग आगे सेक्शन में करेंगे। तो कैपेसिटी की बात कर रहे थे, तो हु में गिव, तो जो ऐसे रखने की क्षमता रखता है, कौन है, तो अब देखिए क्षमता फादर आ गए, मदर आ गए एंड गार्जियन आ गए। तो अब यहाँ देखिए फादर मदर शब्द का प्रयोग इसलिए कर दिया है, कौन ले सकता में स्टेटस क्रिएट नहीं है, वो मेल और फीमेल है। जैसे ही आपके पास पहले से कोई सन है, डॉटर है, तो आप उसके आप फादर या मदर है, तो देने वाले की जो क्षमता है वो स्टेटस के थ्रू क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ शब्द प्रयोग किया है फादर और मदर। कौन दे सकेगा, फादर मदर और गार्जियन, इनके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकेगा। और गार्जियन अपॉइंट करने में, गार्जियन को पावर देने के लिए तो आप इसके लिए आप देख सकते हैं सेक्शन 13 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 को ध्यान में रखेंगे। ये जब बड़ा कोई सवाल पढ़ना हो विस्तार में, तो गार्जियन के अपॉइंटमेंट में ये चीज़ें ध्यान अलग दूसरे उस एक्ट के साथ में पढ़ ली जाती है। तो फादर दे सकेगा, मदर दे सकेगी, गार्जियन ठीक वैसे ही दे सकेगी जब फादर है। तो अब गौर करिए इसमें कि फादर दे सकेगा, तो क्या फादर के रहते हुए फादर मदर की कंसेंट से देगा। सेक्शन 9 की लैंग्वेज देखिए, फादर को जब देना होगा क्या उसे मदर की कंसेंट लेनी होगी, बिल्कुल। अगर फादर जब भी देगा तो मदर की कंसेंट से देगा, और जब फादर देगा मदर कंसेंट पे, और मदर भी क्या उसी तरह से दे सकेगी फादर की कंसेंट से, ठीक, मदर भी फादर की कंसेंट से दे सकेगी। पहले जब अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब ये प्रॉब्लम थी कि मदर नहीं दे सकती, लेकिन इस एक्ट ने दोनों का बराबर कर दिया कि फादर या मदर दोनों एक दूसरे की सहमत से बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं। और सहमत तभी आवश्यक नहीं होगी जबकि वो डिसेबिलिटीज जो लगातार बताई जा रही हैं,
कि हिंदू ना रह गया हो या रह गई हो, रिनाउंसमेंट ऑफ वर्ड, या तो संसार का त्याग कर दिया हो या कर रही हो, दोनों के लिए, या अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया गया हो या गई हो। तो अब ऐसी कंडीशन में 9 में बिल्कुल ज़्यादा आपको फोकस करने में बस केवल इतना क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि कौन दे सकता है, फादर, मदर और गार्जियन। और कंसेंट वैसी वर्षा दोनों की कर दी है। गार्जियन में अगर फादर देंगे तो मदर कंसेंट से, और मदर फादर कंसेंट से दे सकेगा। कंसेंट तभी आवश्यक नहीं होगी जब एक डिसेबिलिटीज बन गई होगी। तो देखिए सेक्शन कौन दे सकेगा, तो सेक्शन 7, 8 आपको मिल गया तो ले सकेगा। और कौन दे सकेगा, मैं सेक्शन 9 आपको मिल गया। अब तीसरा आ रहा है सेक्शन 6 में 1, 2, 3 टेक हो गया, गिव हो गया। अब आया हु में टेक इन एडॉप्शन, हु में टेक इन एडॉप्शन, किसे दत्तक में लिया जा सकेगा। तो हु में टेक इन एडॉप्शन, किसे लिया जा सकेगा। तो यहाँ आ गए थे 7, 8 में, यहाँ सेक्शन 9 हमने कवर कर लिया था, और ये आ गया इसी क्रम से सेक्शन 10। ये बताएगा किसे लिया जा सकता है, किसे लिया जा सकता है। तो 1, 2, 3, 4 चार चीज़ें आ गई। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर दिखाई पड़ता है, किसे लिया जा सकता है। तो सीधी बात है, एक्ट जो है हिंदू एडॉप्शन एक्ट है, तो जिससे बच्चे को एडॉप्शन में लिया जा रहा हो, चाहे वो सन हो के रूप में या डॉटर के रूप में, वो मस्ट बी हिंदू, उसे क्या होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहा है कि जैसे कि ये सन या डॉटर आप लेने जा रहे हैं, अगर इससे एक बार दत्तक में दिया जा चुका है तो दोबारा दत्तक में नहीं लिया जा सकता है। तो दूसरा क्या कर रहा है कि दत्तक में दोबारा न दिया जा रहा हो, यानी एक बार आप किसी सन को अडॉप्ट कर चुके हैं, उसे दोबारा दत्तक में नहीं दिया जा सकता है। तीसरा अब ये कह रहा है मैरिज, अगर किसी ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करने जा रहे हैं जो विवाहित है, आप उसको अडॉप्शन नहीं कर सकेंगे। पहली देखिए कंडीशन है पॉजिटिव है, हिंदू होना चाहिए, अगर हिंदू नहीं है तो अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। दोबारा दत्तक में ना दिया जा रहा, ये नेगेटिव है। ये भी नेगेटिव शर्त है कि उसकी मैरिज ना हुई हो, अनमैरिड हो तो ले लो, मैरिज है तो नहीं ले सकते। दूसरा कह रहा है यहाँ पर एक और कि एज लिखिए 15 साल, 15 साल से अगर अधिक है तो उस बच्चे को हु में टेक इन अडॉप्शन, अगर उसकी एज जो है 15 साल से अधिक है तो उसे दत्तक में नहीं दिया जा सकता। फिर यहीं पर और ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है, सवाल गड़बड़ होने की संभावना रहती है। ये जो है कस्टम से गवर्न होता है, रूढ़ियों से। अब इसमें लिखा है, दोनों में ही प्रावधान लिखा है, अगर पक्षकारों के मध्य कोई रूढ़ रिवाज चले आ रहे हैं तो किसी विवाहित को दत्तक में, विवाहित पुत्र को दत्तक में दिया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर 15 साल से अधिक आयु है और दत्तक ग्रहण में, तो फिर अगर उनका कोई रूढ़ है और रिवाज चले आ रहे हैं तो उसे भी दत्तक में दिया जा सकेगा। तो ये दोनों बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। पहला, जिसको दत्तक में दिया जा रहा है, धारा 10 में लिखा हुआ है, 4 हैं, 4 ही, 4 ज़्यादा नहीं, हिंदू होना चाहिए, दोबारा दत्तक में न दिया जा रहा है या जा रही हो, मैरिड नहीं होना चाहिए, 15 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर है तो कस्टम होने चाहिए। अगर कस्टम आएंगे तो फिर तो इनको दोनों को दिया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। तो ये हो गया धारा 10। ये देखिए आपके सेक्शन 6 से ही निकल आए सब। कौन ले सकते हैं, दोनों में मेल फीमेल, किसे दिया जाता है 9, किसे लिया जा सकता है सेक्शन 11 और सेक्शन 10। और अब आ जाएगा 4 क्लास, चौथा वाला। तो चौथे में ये देखो कि अब ये हमने शुरू में बोला था कि जो लेने गया था हु में टेक, तो कैपेसिटी के प्लस साथ में राइट रखता हो। अब ये राइट की बात कर रहा है, कैपेसिटी तो है आपकी, कैपेसिटी तो आपकी है, आप मेल हैं, कंसेंट की पत्नी दे रही है, सब कुछ है, लेकिन राइट कैसे नहीं। तो कह रहा है कि आपके जो अगर कोई, इसमें देखिए इसके लिए सेक्शन 11, सेक्शन 11 में लिखा हुआ है, इस अधिनियम की अन्य शर्तों का पालन करने के बिना, अगर आपने तीनों शर्तें पूरी कर ली हैं उसके बाद भी अगर आप अन्य शर्तें जो दी हैं, जो कहा जैसे क्या है धारा 11 में दी गई शर्तें हैं, अगर इनका पालन नहीं किया है तो भी एडॉप्शन कंप्लीट नहीं होगा, सब कुछ होने के बाद भी। तो 11 में 1, 2, 3, 4, 5,
6 क्लास है, 6 शर्त क्लास आपको दिखाई पड़ेगा लाइन से। जैसे 10 में आपको क्या दिखे थे, 4, 1 2 3 4, हिंदू दोबारा मैरिज 15, ये कस्टम से कवर थे। उसी तरह से ये जो ऊपर के 2 हैं वो इस बात को बताते हैं मेल और फीमेल। कोई मेल अगर किसी बच्चे यानी सन या लड़का एडॉप्शन करना चाहता है, मेल या फीमेल किसी सन का एडॉप्शन करना चाहते हैं, तो सिंपल बात है उनके पास पहले से कोई सन ना हो, या सन का सन ना हो, या उनके भी सन का सन ना हो। तो 3 जनरेशन में इसको रखा है। सिंपल एक ही शब्द याद रखिए कि उनके पास सन नहीं है। अगर नहीं है तो आप ले सकेंगे। दूसरी बात करें, दोनों लोग किसी डॉक्टर को लेने जा रहे हैं, अडॉप्ट करने जा रहे हैं, तो उनके पास पहली बात डॉक्टर ना हो या सन्स डॉक्टर ना हो। तो इसमें 2 ही पीढ़ी तक इन्होंने रखा है। तो सिंपल बात, अगर कोई मेल और फीमेल या मेल फीमेल जो है किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो 11 कहता है सब कुछ है आपके पास, कैपेसिटी सब कुछ है, राइट तो रखिए। तो राइट कैसे होगा, अगर आपके पास सन नहीं है, सन का सन नहीं है, तब तो आइए ले लीजिए। अगर है इनमें से तो आप नहीं ले पाएंगे। उसी तरह से अगर किसी डॉक्टर को अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो अगर आपके पास कोई डॉक्टर है या सन डॉक्टर है तो आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं है तो अडॉप्ट कर लीजिए। इसका मतलब अगर डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर कर सकते हैं, सन नहीं सन करिए। ये 3-4 इसमें प्रॉब्लम क्रिएट पूछी जाती हैं अक्सर। ये 21 जो इसमें अंक है, 21 साल 21 ईयर, इसे ही याद रखना होता है बस। अगर कोई पुरुष, अगर कोई मेल किसी फीमेल बच्चे का एडॉप्शन करने जा रहा है, यानी डॉक्टर को अडॉप्ट करने जा रहा है, डॉक्टर के रूप में अडॉप्ट करने जा रहा है, तो क्वेश्चन उठता है कि इनकी और इनकी उम्र में क्या फासला हो, क्या अंतर होना चाहिए। तो वर्ड यूज कर दिया है 21 साल। दोनों के मध्य 21 साल का अंतर होना चाहिए। यानी ये अगर ये 18 साल के हैं तो इनसे प्लस 21 जोड़ लीजिए आप, इससे बड़ा होना चाहिए। तो एक फार्मूला कोई बना सकते हैं आप, 21 साल का अंतर होना चाहिए, अन्यथा दत्तक ग्रहण शून्य हो जाएगा, उनको राइट नहीं मिलेगा। ठीक यही चीज़ आप यहाँ पर अपना लीजिए। अगर कोई फीमेल है और किसी मेल बच्चे को अडॉप्ट करने जा रही है अपोजिट सेक्स में, तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर यहीं पर अंतर जो है यही रहेगा 21 का। और ज़्यादा सिर्फ 21 से को मतलब 21 से कम नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो 5 और 6 हैं वो सिंपल इस बात को बताते हैं कि कर्मकांड वगैरह जो पहले होते थे तो कर्मकांड वगैरह की कोई आवश्यकता अब नहीं रह गई, केवल वास्तविक रूप से बच्चे को दिया जाना और लिया जाना होना चाहिए। और जैसे कि इस नियम के अंतर्गत एक धारा आप 16 देखेंगे जाके, जहाँ रजिस्ट्रेशन को बताया गया यूपी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तो उसका दत्तक ग्रहण का रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहिए। और अगर इसके संबंध में कोई लेन देन भुगतान किया है, पेमेंट क्या कोई लेन देन किया है, तो धारा 17 जो उसे प्रोहिबिटेड कर देती है, तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। और अंत में एक सवाल और अक्सर आ जाता है, सेक्शन को 12 को देख लीजिए। 12 में परिणाम बताए गए हैं, इसको बहुत ही ब्रीफ में मैं बताता हूँ कि दत्तक ग्रहण का जो परिणाम है, जिस दिन से आपने बच्चे को एडॉप्शन में लिया है उस तिथि से प्रभावी होगा। जिस तिथि से आपने बच्चे को दत्तक ग्रहण में लिया है उस तिथि से प्रभावी होगा, क्योंकि इस पर एक सिद्धांत था, पहले आप इस पर देख सकते हैं थोड़ा डिटेल में अगर देखना चाहें। क्या देखना चाहेंगे डिटेल में, तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक का यहाँ पर प्रश्न था। पहले बच्चे को दत्तक ग्रहण उस दिन से माना जाता था इस अधिनियम के बनने से पूर्व, जबकि बच्चे को पिता की मृत्यु होती थी, तो उस दिन से जब विधवा बच्चे किसी जैसे मान लीजिए 1937 में बच्चे के पिता की डेथ हुई फादर की, और मदर ने 48 में जाके बच्चे को अडॉप्ट किया, तो उसको इफेक्ट जो मिलता था 1937 से, यानी रिलेशन बैक, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। तो लेकिन जब यह अधिनियम बना तो उसने क्लियर कर दिया कि जिस दिन से बच्चे को एडॉप्शन में लिया जाएगा उस दिन से प्रभावी होगा, और वो उस दिन से जब जिस परिवार में जाएगा उसके सभी पर्पसेस के लिए उसका नेचुरल सन की तरह डीम माना जाएगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन जो बैक है, इस पर
मुख्य दो बात कभी कभी पूछे जाते हैं, सावन राम वर्सेस कलावती और सीताबाई वर्सेस रामचंद्र। खैर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो पाता है, हमको डिस्कस करना चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक को फिर से पुनर्जीवित सुप्रीम कोर्ट ने किन मामलों में किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइवल किया इस मामले में सावन राम वर्सेस कलावती में। लेकिन अधिनियम बिल्कुल अब स्पष्ट है कि धारा 12 केवल इस बात को स्पष्ट कर देगी कि अब इफेक्ट किस दिन से होगा, जिस दिन से बच्चे को आपने अडॉप्ट किया है। और जो उसका देखिए परिवार, देखिए जिस परिवार से जा रहा है और जिस परिवार में जाएगा, यानी आपने ए परिवार से बच्चे को लिया है तो यहाँ से उसके जो भी रिश्ते हैं नेचुरल जहाँ पैदा हुआ था वहाँ से समाप्त माने जाएंगे और दूसरे परिवार में वो उन सभी पर्पजेस के लिए उनका बच्चा मान लिया जाएगा। लेकिन साथ में इसके जो प्रोहिबिटेड रिलेशंस जहाँ बने होंगे नेचुरल परिवार में, उनमें उसके पश्चात भी वो विवाह आदि संबंधों में प्रतिष्ठित रहेगा। और जो संपत्तियाँ इसमें परिवार में उस बच्चे में एडॉप्शन से पहले निहित हो गई होंगी, उससे हटाई नहीं जा सकती, और वो भी उस दूसरे परिवार में जब जाएगा तो जो संपत्तियाँ अन्य व्यक्तियों में निहित हो गई होंगी उनसे वो डिप्राइव भी नहीं करेगा। ये जो आपको 12 सिंपल है, इसको आप बेरक से देख लीजिएगा रीजन के साथ। और 14 पे एक नज़र ये मान लीजिएगा कि उसमें डिटर्मिनेशन किया गया है मदर्स का, कौन मदर होगी। तो इसमें से उसको अपने आप डायग्राम बना के आप देखते रहिए, तो कुछ ऐसा भी नहीं मिलेगा आपको कि जहाँ देखिए ABCD 4 पत्नियाँ किसी की हैं, उसमें जो सबसे बड़ी है, जब चारों सहमत से बच्चे को अडॉप्ट किया गया तो इसमें अडॉप्टिव मदर कौन मानी जाएगी, तो जो सबसे बड़ी है पहले नंबर पर उसको माना जाएगा मदर। बाकी सभी क्या कहलाएंगी, स्टेप मदर कहलाएंगी। सिंपल बात, इसमें ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। अगर कोई मेल है और किसी बच्चे को मान लीजिए अडॉप्ट करता है, तब अडॉप्ट करता है जब वो अनमैरिड है, ठीक है। उसके पश्चात वो मैरिज कर लेता है तो जो उसकी वाइफ है इसके लिए स्टेप मदर कहलाएगी, ठीक उसी तरीके से कोई अनमैरिड या कोई विडो हो, वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ले और उसके तत्पश्चात किसी से वो विवाह करे एक्स से, तो एक्स जो इसका जो पति है इनके लिए स्टेप फादर हो जाएगा। तो ये धारा 14 में इनका निर्धारण किया गया है, एक नज़र उसको मान लीजिएगा। और पूरा जो समराइज जिसका एरिया है बिल्कुल सिंपल है। सेक्शन 6 1 2 3 4 ये पूछ लेगा कौन ले सकेगा, वो में टेक, तो आप कहेंगे मेल फीमेल कैसे हो, कैपेसिटी प्लस राइट रखते हो। कैपेसिटी कहाँ मिली इनकी 7/8, राइट कहाँ मिलेगा 11। कौन दे सकेगा, सेक्शन 9 फादर मदर एंड गार्जियन। किसे लिया जा सकेगा 10, 4 लोग ले सकेंगे। बच्चा हिंदू हो, दोबारा न दिया जा रहा हो, मैरिड ना हो और 15 साल से ज़्यादा ना हो। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन होना चाहिए जो राइट की बात करता है। सेक्शन 11 में 1 2 3 4 5 6 कंडीशन इसको बता ही चुके हैं, इस रिपीट कर लीजिएगा। और 12 में इसके परिणाम और 14 में डिटर्मिनेशन दिया गया है मदर्स के बारे में। तो एक ब्रीफ है, इसमें काफ़ी हेल्प आपको मिल सकती है। और आगे अगर प्रयास करेंगे इसके बाद तो हिंदू मैरिज एक्ट पर लिया जाए।